हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब विजय में। तो जैसा कि हमारा पिछले वीडियो में हमारा विषय था मैकेनिकल से मैकेनिक्स, यांत्रिकी से साइंस के सेक्शन में हमने बात कर लिया था कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। वहाँ से उस सारे बिंदुओं की चर्चा हो चुकी थी। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यांत्रिकी सेक्शन में हम बात करेंगे द्रवों के यांत्रिक गुणों के बारे में। अगर इंग्लिश में बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पे इन बिंदुओं की बात करेंगे। हमारा बिंदु में कवर होगा ठोस, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था की सीमा, प्रतिबल, विकृति की बात करेंगे, हुक के नियम की बात करेंगे, हुक्स लॉ, यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात करेंगे, तरल की बात करेंगे और अंतर आणविक बल के बारे में बात करेंगे और संसंजन और आसंजन बल के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। हमारा एजुकेशन और वैकेंसी से रिलेटेड सारा वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं द्रव्यों के यांत्रिक गुण से। अब यहां से ऐसा कुछ भी जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो। जैसे मान लो ये मार्कर है, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा और स्थान घेर रहा है। स्थान घेर रहा है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य अर्थात मैटर क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य मतलब द्रव मत समझिएगा, लिक्विड मत समझिएगा, द्रव्य कहलाता है, मैटर कहलाता है या बोले के पदार्थ कहलाता है। तो ऐसा कोई भी जिसमें द्रव्यमान हुआ और द्रव्यमान के साथ साथ स्थान उसने प्लेस को कवर किया, कुछ प्लेस को कवर किया, स्थान कवर किया, वही आपका क्या हो गया, द्रव्य हो गया, मैटर हो गया, पदार्थ हो गया। अब आगे बात करते हैं द्रव्य के भौतिक गुणों के आधार पे इसे तीन मुख्यतः वर्गों में बांटा जाता है। तीन मुख्यतः वर्ग कौन कौन से होंगे, तो ऐसे बात करते हैं। पहला हमारा क्या हो जाता है, ठोस, सॉलिड बोल लेते हैं, ठोस। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, द्रव। और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, गैस। अभी तक की कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में या फिर छोटे स्तर की कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं, मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, ठोस और द्रव गैस तीन अवस्थाएं होती है। लेकिन अब कंपटीशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, द्रव्य की अवस्थाएं अब ऑन टाइम देखें, वर्तमान समय में देखें तो सारी मिला के 7 अवस्थाएं अब तक खोजी जा चुकी है। 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं तो उसका जिक्र करेंगे। 3 अवस्थाएं तो हमने पिछली क्लास या छोटी क्लास में पढ़ लिया था। चौथी अवस्था क्या है, चौथी अवस्था की बात करेंगे अगर प्लाज्मा, ये हमारी क्या होगी, चौथी अवस्था। चौथी आजकल प्लाज्मा टीवी, एलसीडी इन सब में प्रयोग हो रहा है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है किसका, प्लाज्मा का। ये भी एक पदार्थ, जैसे हमारा ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस हुआ, उसी प्रकार हमारा द्रव्य का, मैटर का जो चौथी अवस्था है ये आपका क्या है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बाद एक और अवस्था है, कौन सी, जो बोस साहब ने खोजी, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, बोस आइंस्टीन संघनन, बोस आइंस्टीन संघनन।
कंडेंसन की बात करेंगे, संघनन की बात करेंगे, यहां लिख देते हैं संघनन, बोस आइंस्टीन संघनन। ये हमारी क्या हो गई, प्लाज्मा हमारी क्या हो गई चौथी अवस्था, और पांचवी अवस्था क्या हो गई, बोस आइंस्टीन संघनन। ये हमारी क्या होगी, पांचवी अवस्था हो गई। इसके बाद छठवीं, बोस और आइंस्टीन ने इस अवस्था को खोजा था, इसलिए इन्हीं के नाम पे बोस आइंस्टीन संघनन या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसन इसका नाम रखा गया। अब छठवीं अवस्था क्या हो गई, छठवीं अवस्था हमारा हो गया फर्मियन। ये क्या हो गया, फर्मियन। ये आपकी क्या हो गई, छठवीं अवस्था होगी। तो हमारा पहला 3 पता था, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन संघनन और छठवां फर्मियन। ये आपको पता चल गया। इसके बाद एक और अवस्था भी जल्दी में खोजी गई, जिसका नाम है जॉन टेलर मेटल। ये हमारे पदार्थ की, द्रव्य की 7वीं अवस्था लेटेस्ट है, जॉन टेलर मेटल। जॉन टेलर एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है पदार्थ की 7वीं अवस्था। तो 7वीं अवस्था क्या हो गया, जॉन टेलर मेटल, छठवीं फर्मियन, और यहाँ पे बोस आइंस्टीन कंडेंसन आपका पांचवा, और इसके बाद आपका क्या हो गया, प्लाज्मा। तो इसको नोट करते चलिएगा, ये डाटा एकदम वेल प्रिपेयर्ड है, जो भी परीक्षाओं में अब ये पूछा जाता है, ना कि ठोस, द्रव और गैस। इसके संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको भी कवर करके रखना है अपन को, ताकि क्वेश्चन में आए तब इसको हो जाए। अब यहाँ पे अपन का ये हो गया, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब द्रव गैस, अगर इसमें बात करते हैं ठोस, द्रव और गैस में, तो द्रव और गैस जो होते हैं ये फ्लोइंग, मतलब क्या प्रवाहित होने की इसमें भौतिक एक क्रिया होती है। ये प्रवाह कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, हिंदी में बोले तो बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी क्रिया हुई। अब इसे तरल भी कहते हैं। तरल हमारा क्या हो गया, द्रव भी हमारा तरल है और गैस भी हमारा तरल है। कैसे तरल है भाई, आपने एलपीजी सिलेंडर देखा होगा, या फिर उसे अगर ट्रांसपेरेंट माध्यम में अगर देखेंगे गैस को, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। लिक्विड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके रखा जाता है, या फिर लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर किसी पात्र में हमें स्टोर करना हुआ तो क्या होगा, ये जो द्रव होगा तो द्रव होगा, ये आपका गैस तो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यहां से समझ में आया ठोस से कैसे अंतर है द्रव और गैस। पहली बात तो ये प्रवाहित होते हैं, बहते हैं। दूसरा चीज क्या हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में द्रव और गैस रहते हैं। अगर ठोस और गैस की बात करें, ठोस कैसे गैस और द्रव से भिन्न है, तो यहाँ पे गैस और द्रव जो होते हैं ये किसी एक निश्चित आकृति में नहीं होते हैं। जिस आकृति में रखे जाते हैं, जिस पात्र में रखे जाते हैं, उसी का स्थान जो है ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने द्रव को इस बाउल में रखा, कटोरे में रखा, तो यहाँ पे द्रव मान लिया हुआ है, तो ऐसे भर गया। हमने एक बाउल लिया, कटोरा लिया, इसमें द्रव को रखा, द्रव का एक आयतन हुआ, इसी के आकृति में ये ढल गया, इसी शेप में ये ढल गया, और यहाँ तक इसकी सतह आ गई। अब इसी बात में एक सिलेंडर लिए और इसी में क्या किए, गैस को इंक्लूड किए, गैस को इनपुट किए। अब इसमें गैस फैल जाएगी, यहाँ पे किसी आकृति, किसी एक शेप पे नहीं है, गैस ऐसे यहाँ पे फिल हो गई, गैस जो है यहाँ पे फिल हो गई। तो यहाँ पे ठोस, और देखेंगे ठोस का एक निश्चित आकार होगा। मान लो ये वुड का एक टुकड़ा है, तो इसका एक निश्चित आकार है, एक निश्चित द्रव्यमान है और एक निश्चित आयतन है।
तो यहां से हमें समझ में आया जो ठोस है ये इसका जो द्रव्यमान है, आकार है और आयतन है निश्चित होता है। यहाँ पे द्रव की बात करें तो इसका द्रव्यमान तो निश्चित है, कांस्टेंट है, लेकिन आपका आयतन भी आपका स्थित है, लेकिन आकार इसका स्थित नहीं है। यहां पे बात करें, यहां पे द्रव्यमान तो स्थित है लेकिन ना आकार स्थित है और ना ही आयतन है। यहाँ पे अगर किसी भी बड़े पात्र में डाल देंगे गैस को, इनपुट देंगे तो क्या उसी के आयतन में ये फैलने का प्रयास करेगी, उसके पूरे पात्र में एब्जॉर्ब होगी। जैसा इस पात्र में भरे, अभी मान लो इसको बड़े पात्र में भरते तो उसमें भी उसका सारा एरिया जो है ये कवर कर लेता। तो यहां से ठोस, द्रव और गैस का फंडा समझ में आया। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। ठोस और द्रव, गैस, द्रव के यांत्रिक गुण की बात कर रहे हैं और ये अवस्थाओं को नोटिस करते रहिएगा कॉपी पेन से। यहां पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हमने बात किया ठोस। अब ठोस क्या है भैया, यहाँ पे ठोस हमने लिखा है सॉलिड, इंग्लिश में बोलते हैं। ठोस पदार्थ का एक यांत्रिक गुण प्रत्यास्था है। ठोस हमने बताया ठोस क्या है, तो ठोस एक ऐसा मतलब पदार्थ है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान और इसका आयतन और आकृति निश्चित होती है। यही आपकी क्या कहलाती है, ठोस, सॉलिड कहलाती है। अब ये ठोस है, इसका द्रव्यमान, आयतन, आकृति निश्चित है और इसमें एक विशेष गुण है, ठोस पदार्थ का एक यांत्रिक गुण है जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था। तो यहां तक समझ में आया ठोस कि इसका द्रव्यमान और आयतन और आकृति निश्चित रहती है और इसका एक यांत्रिक गुण है जिसका नाम क्या है, प्रत्यास्था। अब प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी को देखेंगे तो इसको पहले मिटा यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे मिटा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं यहाँ पे आगे के पॉइंट पे। तो यहाँ पे प्रत्यास्था की बात कर रहे हैं, किसी पदार्थ का वह गुण। यहाँ पे कुछ डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। किसी भी पदार्थ का वह गुण, मान लो कोई मेटल है, पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिस पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाए, बल लगाया जाए, तो वह मान लो प्रारंभिक स्टेज ये था। अब मान लो इस पे फोर्स मान लो एक यहाँ पे लोहे की रॉड है, ऐसे लंबी सी लोहे की रॉड है, आयरन। अब इस पे क्या फोर्स हमने अप्लाई किया, फोर्स डाला F। अब यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स हमने F लगाया तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगी। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हो गया, ऐसे हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया यहाँ पे फोर्स। अब इसका मेन एक्चुअल जो लाइन बन रही है यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे समझेंगे। किसी पदार्थ का वह गुण मतलब जिसपे अगर मान लो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को लगा रहे हैं, तो अपनी प्रारंभिक स्थिति को छोड़ के एक दूसरी कंडीशन में पहुंच जाता है। अब यहां से क्या हुआ, और जैसे ही यहाँ पे अपनी प्रारंभिक स्थिति को छोड़कर एक दूसरी स्थिति प्राप्त कर लेता है। मान लो इस लोहे की रॉड पे हमने फोर्स अप्लाई किया, जो भी 5 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ भी। अब ये जो रॉड है ये थोड़ा परवलयाकार हो गया, मतलब ये इसका अपना स्थान चेंज हो गया और ये ऐसे कर्व के रूप में हो गया। अब यहाँ से फोर्स को हमने हटाया, फिर इसी फॉर्मेट में फिर से चली गई। तो ये जो गुण हुआ इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था या फिर इलास्टिसिटी। इसका माध्यम एक अच्छा से समझेंगे। अगर कोई स्प्रिंग हुई, मान लो लीफ स्प्रिंग या हेलिकल स्प्रिंग, कोई सा भी स्प्रिंग लेंगे, मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे ऐसे कुछ शेप में होगी। अब इसको मान लो यहाँ पे फोर्स लगा के, फोर्स कैसा लगेगा, या फिर कंप्रेस
करेंगे, दबाएंगे या फिर इसको टेंशन देंगे, तनाव देखेंगे, खींचेंगे। तो यहाँ पे फोर्स मान लो अप्लाई किया, संपीड़न फोर्स या कंप्रेस फोर्स या फिर तनन फोर्स। मान लो इसको कंप्रेस किया हमने, इसको संपीड़ित किया, संपीड़ित, यहाँ पे इसको संपीड़ित किया, इसका स्थान जो था इतने में ये अपना स्थान लिया था। अब ये कहाँ आ गया, मान लो ये यहाँ तक आ गया, अब यहाँ तक आके ये ऐसा कुछ हो गया। हमने फोर्स लगाया था संपीड़न फोर्स और ये यहाँ इस शेप में हो गया, स्प्रिंग है, इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फोर्स को हमने हटा लिया, फोर्स हटा लिया, ये स्प्रिंग फिर से उसी फॉर्मेट में लौट गई, यहाँ पे फिर हो गया। यहाँ पे अपने स्थान को, प्रारंभिक जो उसकी एक्चुअल स्थिति थी उसको प्राप्त कर लिया और ये फोर्स को हटाने पे, तो इसी को जो पदार्थ का ये गुण है इसी को क्या बोल दिए, प्रत्यास्थता या फिर इलास्टी। तो ये आपको समझ में आ गया इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से। चाहे वह लोहे की सीक हो, राड हो, कुछ भी हो, इस पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। और इसी सापेक्ष में यहाँ पे स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, हेलिकल की स्प्रिंग, कोई सा भी स्प्रिंग हुआ तो वहां पे चेंजिंग होगा। तो प्रत्यास्था क्या हो गई कि अपने प्रारंभिक स्थिति में फोर्स के कारण बदलाव हो और फिर से उसी स्थिति में आ जाए अगर फोर्स को हटा लिया जाए। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन हुई। अब इसके विपरीत देखेंगे, अगर फोर्स को हमने अप्लाई किया और प्रारंभिक स्थिति से एक नई स्थिति में आई, यहाँ पे आया और फोर्स को हमने हटाया, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में वह वस्तु दोबारा नहीं आई। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक रॉड लेते हैं, अब इस रॉड पे हमने फोर्स अप्लाई किया, हमने इस रॉड पे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, मान लो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का हमने फोर्स इस रॉड पे अप्लाई किया और ये रॉड जो है बीच में से क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ये टूट गया। मतलब इसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी यहाँ पे कुछ हद तक तो इसने अपने रूप को नहीं बदला, फिर यहाँ से ब्रेक कर गया, टूट गया। अब ये जो टूट गया, इस पर से टूट गया, ब्रेक कर गया, हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था, ये अपने प्रारंभिक स्थिति में पहले ना आकर यहीं से ब्रेक कर गया और ये जो ब्रेक कर जाता है इसी को हम बोलते हैं। अब ये पदार्थ का कौन सा गुण हुआ, प्लास्टिक। ये पदार्थ क्या हुआ, पदार्थ की बात कर लेते हैं। पदार्थ हो, ये ऐसे पदार्थों को प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं और ये जो इसका गुण हुआ, प्रॉपर्टीज हुई, ये प्लास्टिकता हुई। तो हमने क्या समझा कि प्रत्यास्था, मैंने फोर्स लगाया, प्रारंभिक स्थिति में दोबारा वस्तु आ गई, लेकिन इसको प्रत्यास्था बोला और मैंने इलास्टी बोला, और यहाँ पे फोर्स लगाया, ये प्रारंभिक स्थिति में, फर्स्ट स्टेज में, प्राइमरी स्थिति में फिर से ना आकर ये वहां से ब्रेक कर गई, इसी को बोले प्लास्टिक पदार्थ को। और ये जो गुण हुआ, जो प्रॉपर्टीज हुई, इसी को हमने क्या बोला, प्लास्टिकता। तो ये इतना समझ में आ गया, ये दोनों स्थिति को। ठोसों की जो प्रत्यास्था होती है, अगर ठोसों में जो प्रत्यास्था का गुण है, मान लो इस पदार्थ में प्रत्यास्था का अगर गुण विद्यमान है तो किस कारण से विद्यमान है, ठोसों में प्रत्यास्था का गुण अगर विद्यमान है तो अंतर आणविक बल, इंटर मॉलिक्यूल फोर्स, ऐसा बोलेंगे, अंतर आणविक या अंतर परमाणविक, मतलब दोनों भी पदार्थ के कण है, अणु छोटा है और परमाणु और भी छोटा है। तो यहां से क्या हो गया, अंतर आणविक बल के कारण ये आपस में जो प्रत्यास्था का गुण है, ये एक फोर्स डेवलप किया प्रत्यास्था का, अंतर आणविक बल के कारण।
और यहाँ पे अगर यही प्रत्यास्थता को गुण अंतर आणविक बल के कारण विकसित हुआ, और यहीं पे जब हमने आरोपित बल लगाया था, जब हटा लिया फिर से यही कंडीशन दोबारा प्राप्त हो गई। अब यहां से एक चीज और बात करते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टी। अगर ये है तो एक सीमा होती होगी, इसकी एक सीमा, इसकी एक क्राइटेरिया है। तो यहां पे बात करते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। बात करेंगे किसी वस्तु पर, मान लो कोई वस्तु है, अगर इस पे हमने फोर्स लगाया और ये अपने एक क्राइटेरिया के अंतर्गत प्रत्यास्थता का वह गुण विद्यमान रखती है। मान लो हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, हमने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का। अब इस जो पिंड है या फिर कोई पदार्थ है, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये एक क्राइटेरिया के अंतर्गत प्रत्यास्थता को बनाए रखता है, प्रत्यास्थता के गुण को बनाए रखता है, खोता नहीं है, बनाए रखता है। तो इसी गुण को, यही जो हमारा एरिया हुआ, मतलब क्राइटेरिया हुआ, यही प्रत्यास्थता की क्या हो गई, सीमा हो गई। कि मतलब उसके अंतर्गत ये जो प्रत्यास्थता का गुण है, मतलब इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स को हटा लिया, फिर ये अपने आकार में ना कोई चेंज किया, अपने फॉर्मेट में फिर से लौट आया। तो यहां से प्रत्यास्थता की सीमा समझ में आई। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपण बल, मतलब जो हमने फोर्स लगाया था कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उस सीमा के अंतर्गत प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, इसी को प्रत्यास्थता की सीमा बोलते हैं। जब किसी, और एक चीज बात कर लेते हैं यहां से, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत ही है, अगर किसी फोर्स पे हमने विरूपण बल लगाया, इसको विरूपण बल बोल रहे हैं क्योंकि इसमें विरूपित करने के लिए, मतलब स्थिति में हमने मान लो कोई फोर्स अप्लाई किया, इसमें मान लो फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हम इस स्थिति को चेंज करने के लिए, विरूपित करने के लिए, एक मतलब इसके जो मेन एक्चुअल इसका जो फॉर्मेट है, इसको बदलने के लिए हमने फोर्स लगाया। और ये जो फोर्स लगाया, बल लगाया, ये जो विरूपित बल लगाया, अब इसके सापेक्ष, मतलब इसके विपरीत एकदम ही एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसका मान बराबर होता है। मान लो 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन का एक प्रत्यायन बल कार्य करता है। इधर से भी 5 न्यूटन का विपरीत दिशा में, हमने इधर से लगाया, ये इधर से लगाया, लेकिन ये क्या हुआ, प्रत्यायन बल हुआ, और ये क्या हुआ, 5 न्यूटन का ही है और इसके विपरीत दिशा में है। जब हमने किसी पदार्थ को या फिर किसी मेटल को एक फोर्स अप्लाई किए विरूपित के लिए, तो उसमें से भी अंतर आणविक बल के कारण एक फोर्स डेवलप हुआ। जैसे मैंने 5 न्यूटन का लगाया, तो 5 न्यूटन का उसमें भी डेवलप हुआ, और इस फोर्स को क्या नाम दिए, प्रत्यायन बल। प्रत्यायन बल हो गया। और यह प्रत्यायन बल हमने कहा विपरीत दिशा में लगता है, लगाए गए बल के विपरीत दिशा में, लेकिन बराबर। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आएगा तो घुमा फिरा कर पूछेगा, वहां से कर लेंगे। अगर हमने यहाँ पे बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रत्यायन बल कार्य करेगा, तो यहाँ से ठोस, इलास्टिक और प्रत्यास्थता की सीमा समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अपने क्या हो गया, प्रतिबल या स्ट्रेस। प्रतिबल या स्ट्रेस। अब प्रतिबल क्या है, यहाँ पे बल पे, पिंड पे ही बात कर रहे हैं। हमने बात कर लिया ठोस पे, प्रत्यास्थता एक गुण है, और प्रत्यास्थता की सीमा बात कर लिया। प्रतिबल स्ट्रेस की बात करेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। ये इसकी नॉर्मल सी परिभाषा है, याद रखेंगे। और समझने के लिए बता दे, एकांक क्षेत्रफल पर, मान लो इसका कोई एरिया हुआ ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, कटा क्षेत्रफल, अब इस पे एक फोर्स कार्य किया, बल कार्य किया, जिसको प्रत्यायन बल को ही प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लेकिन लगेगा एकांक क्षेत्रफल पर।
अब इसका क्रॉस सेक्शन कटा क्षेत्रफल हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया हुई जिस पर बल लगाया, तो ये क्या क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा ए हो गया, और इस पे जो फोर्स लगाएगा एफ हो गया, और यहाँ से एफ बाई ए, प्रतिबल या स्ट्रेस बराबर एफ बाई ए, एफ बाई ए हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, न्यूटन हो गया अगर बात करेंगे फोर्स का, और यहाँ से क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यहाँ फोर्स का न्यूटन हो गया और ये एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्रतिबल के हम अगर मात्रक की बात कर लिए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल के प्रतिबल का कहते हैं। यदि पिंड के क्षेत्रफल ए हो और पिंड पे एक फोर्स लंबवत कार्य कर रहा हो, हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया और इसके विपरीत में एक प्रत्यानयन 5 न्यूटन का ही कार्य किया, इधर से हमने फोर्स लगाया और प्रत्यानयन एक फोर्स कार्य किया 5 ही न्यूटन का। तो ये जो फोर्स कार्य किया ये किस दिशा में कार्य किया, लंबवत कार्य किया। तो इसे यही जो लंबवत कार्य किया इसका मान F है, और यहाँ से प्रतिबल बराबर क्या आ गया F बाई ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से मात्रक देख लिए, तो इतना कुछ समझ में आ गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, प्रतिबल की बात कर लेते हैं। अब आगे कुछ है, यहाँ से टॉपिक है, यहाँ से ये देखिएगा, प्रतिबल का एक चार्ट है, चार्ट के माध्यम से इसको समझाना है कि इसको कुछ डिवाइड किया गया है पार्ट में। तो यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ से इसको देखेंगे प्रतिबल को। अब प्रतिबल अगर तो 3 पार्ट में बटा, प्रतिबल को बांटेंगे 3, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा क्या हो गया स्पर्शी प्रतिबल, और तीसरा क्या हो गया जलीय प्रतिबल। यहाँ से ये तीनों को नोटिस कीजिएगा। प्रतिबल के अगर टाइप की बात करें तो 3 टाइप का हो गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, स्पर्शी प्रतिबल, और बात कर लिए जलीय प्रतिबल। अब यहाँ पे इनके भी पार्ट हैं, जैसे अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करेंगे, मतलब लंबार्धक प्रतिबल की बात करेंगे, जैसे पिंड है, अब यहाँ से लगाए प्रत्यायन बल या प्रतिबल इधर का कार्य किया, तो ये एक मान लो तनन, मतलब क्या तनाव फोर्स। अनुदैर्ध्य प्रतिबल को 2 भागों में बांटा गया, जो मान लो ऐसे लंबार्धक लगाए, मान लो ये एक हमारा रॉड है। अब इसमें क्या 2 तरह का, ये क्या है लंबवत है, आपका लंबवत है, वर्टिकल है। अभी वर्टिकल है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो यहाँ पे 2 फोर्स कार्य कर सकते हैं। पहला क्या हो गया संपीड़न, इधर को प्रेस करेंगे, इधर से प्रेस करेंगे, ये प्रेस हो जाएगा, इसके जो आपकी लंबाई है लेंथ है इसमें कमी आ जाएगी। पहले मान लो इसकी लंबाई L थी, बाद में इसकी लंबाई क्या हो जाएगी आपकी डेल्टा L। मान लो यहाँ तक अगर हुई तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी डेल्टा L, पहले क्या थी L हो गई। अब इसी को क्या बोलिए संपीड़न, कंप्रेस फोर्स। यह अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात कर रहे हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब इसके बाद तनन की बात करेंगे। मान लो यही फोर्स हम लगा दिए इधर की तरफ, बाहर की तरफ लगा दिए, बाहर की तरफ लगा दिए, तब यह क्या हो जाएगा, ये जो रोड है इसकी लंबाई में और वृद्धि हो जाएगी और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कमी आ जाएगी। आप जानते हैं लंबाई में वृद्धि होगी तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो इसका डाया है, इसमें क्या हो जाएगा कमी आ जाएगी, क्योंकि कहीं से बढ़ेगा तो नहीं, इसी में से बढ़ेगा घटेगा। तो यहाँ से इसको अगर मतलब फैला दिए, इसको मतलब बाहर की तरफ फोर्स कार्य किया तो यह तनन हो गया। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल में एक तनन हो गया, एक संपीड़न हो गया। अब तनन में बात करिए कि एक में लंबाई तो घट रहा है, अगर इसका एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या बढ़ेगा लंबाई बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। तो यहाँ पे लंबाई L पे क्या हो जाएगा एरो ऊपर की तरफ लग जाएगा, मतलब अगर हम तनन कर रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी और एरिया आपकी क्या हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगी ये घट जाएगी, डिक्रीज होगी।
और अगर संपीड़न की बात करेंगे तो लंबाई में कमी आएगी, यहाँ पे संपीड़न करेंगे लंबाई में कमी आ जाएगी, यहाँ पे L जो है ये घट जाएगा और एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया आपका बढ़ता होगा। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा। अब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों मिला के अनुदैर्ध्य विकृति हो गई, मतलब ये जो कमी और ये जो वृद्धि हुई ये क्या हो गई, अनुदैर्ध्य विकृति हो गई, मतलब कुछ बदलाव हुआ। अगर बदलाव होगा उसी को विकृति बोलते हैं, मतलब उसके फर्स्ट स्टेज में जो उसका फॉर्मेट था उसके फॉर्मेट में बदलाव आ गया। मान लो ये मार्कर था, ये बीच में से ब्रेक कर गया, हमने फोर्स अप्लाई किया और ये दो भागों में टूट गया, तो ये क्या बोलेंगे कि विकृति हो गई। और इसी को क्या बोल दिए, क्योंकि ये लंबाई में और लंबाई के सापेक्ष बात कर रहा है तो अनुदैर्ध्य विकृति बोल। अब यहाँ पे दूसरे टॉपिक में देखेंगे स्पर्शी प्रतिबल। स्पर्शी मतलब जो टच करके एक प्रतिबल विकसित हुआ, इसमें क्या है, स्पर्शी प्रतिबल में अपरूपण विकृति होगी, अपरूप में उसके रूप में कुछ चेंजिंग होगा, तो ये ज़्यादा है। जलीय प्रतिबल की बात करेंगे, जलीय प्रतिबल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, आयतन में चेंजिंग होगा, आयतन में बदलाव होगा, क्योंकि जल में अगर उसको मान लो कंप्रेस या कुछ भी करेंगे तो आयतन में विकृति होगा, आयतन उसका घटे बढ़ेगा। वैसे तो जल में 99% विकृति पॉसिबल नहीं है, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। गैसों को कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है और एक छोटे आयतन में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन द्रव को 99% नहीं 1% हो सकता है, कुछ कमी उसमें आ सकती है, ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों ने कहा। तब यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। आगे की बातों को यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले बता दें जो मतलब इसकी साइंस से रिलेटिव पिछली वीडियो है उसका आपको आई बटन पे हमारा दिख रहा होगा, वहाँ से आपको पिछली वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पिछली वीडियो साइंस से रिलेटेड देख लीजिएगा। आई बटन आपको दिख रहा है ना, वही आई बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आगे बात करते हैं विकृति की, स्ट्रेन की। हमने बात कर लिया प्रतिबल की, प्रत्यास्थता की, इलास्टिक की, ठोस। अब बात कर लिए विकृति की, स्ट्रेन की। अब विकृति क्या है भाइयों, विकृति क्या है, प्रतिबल के परिणाम स्वरूप जो वस्तु के पदार्थ के आकार में चेंजिंग आ गई, आकृति में चेंजिंग आ गई, इसी को क्या बोल दिए, विकृति आ गई। जैसे ये तो अभी सीधा है, इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, दो पार्ट में हो गया। अब दो पार्ट में ऐसा था, दो पार्ट में हो गया, अब ये क्या हो गया, इसमें विकृति आ गई, चेंजिंग आ गई, इसी को क्या बोल दिए, विकृति हो गई, स्ट्रेन आ गया। प्रतिबल के सापेक्ष वस्तु के एकांक जो लंबाई थी उसके आकार में चेंजिंग ही, आकृति में चेंजिंग ही विकृति है। अब यहाँ से आगे देखते हैं विकृति की अगर बात करेंगे तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। विकृति की अगर बात करें, स्ट्रेन की बात करेंगे तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। इसकी जो विकृति है यह एक तुलनात्मक अध्ययन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगर सूत्र देखेंगे विकृति का, स्ट्रेन का, तो लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। पहले मान लो लंबाई ये रही होगी, मान लो 3 मीटर। अब यहाँ पे इसको कंप्रेस किया गया या फिर इसको कंप्रेस किया गया या फिर तनन किया गया। अब मान लो लंबाई ये आ गई, अब लंबाई ये आ गई, वस्तु के रूप में विकृति हो गई। विकृति क्या हो गई, मूल लंबाई क्या थी, आपका लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, मान लो ये 5 मीटर हो गई, तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, 2 मीटर, और मूल लंबाई कितनी थी, 3 मीटर। तो यहाँ से इसको व्यक्त करेंगे डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन और यल जो प्रारंभिक लंबाई है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ऐसे आपको केवल समझ लेना है कि ये एक सापेक्षिक अवधारणा है या फिर
यहाँ पे बोलेंगे तुलना है, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि एक प्राइमरी इसकी लंबाई थी 3 मीटर, अब बदल गई यहाँ से 5 मीटर हो गई, यहाँ से 3 मीटर थी अब बदल के 5 मीटर हो गई। प्रतिबल के फलस्वरूप यहाँ इसमें विकृति आ गई। तो यहाँ से लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, इसको ऐसे कवर कर लेंगे पॉइंट के रूप में। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो हुक का नियम हमने बताया, हुक्स लॉ। अब ये क्या है, इसी के सापेक्ष में हुक्स साहब ने एक नियम दिया है। एक नियम क्या दिया है, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिबल और समानुपाती का चिन्ह बना है विकृति, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। एरो बना के समझा देते हैं। जैसे मान लो प्रतिबल हमने ज़्यादा लगाया, यहाँ पे विकृति भी ज़्यादा होगी, बदलाव भी ज़्यादा होगा। यहाँ से प्रतिबल हमने कम कर दिया, विकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हुक्स ने यही कहा कि किसी प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत, एक क्राइटेरिया प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत अगर जो प्रतिबल लगाया गया है उसी के समानुपात क्रम में आपका विकृति होगा। तो प्रतिबल समानुपात विकृति, यही हुक्स साहब ने कहा, हुक का नियम यही कहलाता है। इसको याद रखेंगे, प्रतिबल समानुपात विकृति प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबल उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। और यहाँ से प्रतिबल और बटा विकृति, अब यहाँ से अगर समान अनुपात का ये तो हटाएंगे, प्रतिबल बटा यहाँ से क्या हो जाएगा, विकृति बराबर ई, और ई आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यास्था गुणांक। ई बराबर क्या निकल के आ गया, प्रत्यास्था गुणांक। अब प्रत्यास्था गुणांक क्या है आगे समझेंगे। प्रतिबल समानुपात विकृति, ये समझ में आया। आगे प्रतिबल बटा विकृति, यहाँ से समझ में आना चाहिए, एकदम लो लेवल से चल रहे। यहाँ पे अगर समानुपात का चिन्ह हटेगा, ये नीचे आ जाएगा बराबर एक नियतांक आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, नियतांक आ गया, जिसका नाम क्या हो गया, जिसका नाम हो गया प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक, और इसे किससे व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। अब प्रत्यास्था गुणांक क्या है भैया, प्रत्यास्था गुणांक है जो ना, ये वस्तु की हार्डनेस को, कठोरता को दर्शाता है कि वस्तु कितना कठोर है। इसी के माध्यम से उसमें विरूपण होगा या फिर आकृति में विकृति होगी, इसी के अनुसार। तो यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक की, यंग्स मॉड्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या है, मतलब ये कहाँ से निकल के आया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को ही यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के का ही आपका परिणाम यंग प्रत्यास्था गुणांक हुआ। इसी का अनुपात जो हुआ यंग प्रत्यास्था गुणांक हुआ। और न्यूटन मीटर, तो इसका बात कर रहे हैं। प्रत्यास्था गुणांक क्या है, ये वस्तु की मतलब पदार्थ की ज्यादातर ठोसों में ये होता है और ठोसों की हार्डनेस को दर्शाता है। अब ठोसों की हार्डनेस कैसे दर्शाता है, कोई पदार्थ जैसे हो गया कितनी आसानी से मोड़ा या फिर उसको तोड़ा जा सकता है, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक पे, फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो जैसे मान लो रबड़ है, इसका जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है ये एकदम लो है। अब ये जैसे रबड़ बात कर लिए, स्टील की बात करें तो यंग प्रत्यास्था गुणांक और ज़्यादा हो गया, यहाँ पे उसको मोड़ा या तोड़ा जाना बहुत कठिन हो जाता है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक ये बताता है कि ये पदार्थ कितना लचीला या ऐसा पदार्थ है जिसको मोड़ा या तोड़ा जा सकता है आसानी से, या फिर बहुत कठोरता बताता है। एक तरह से कह सकते हैं धातुओं की यंग प्रत्यास्था अधिक होती है।
और चीज़ों की यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है ये कम होता है। अगर मेटल की बात करें, मेटल नहीं बोल रहे, मेटल बोल रहे हैं, मेटल की बात करें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसका मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे कुछ पदार्थों की बात कर लेते हैं। तो कुछ पदार्थ में हमने बताया ना यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे करेंगे। जैसे हम बात कर लिया रबड़ की, रबड़ की बात करें तो इसकी यंग प्रत्यास्थता बहुत कम है, तो यंग प्रत्यास्थता इसकी कम है। इसी क्रम में अगर नायलॉन की बात करेंगे, इसकी इससे थोड़ा ज़्यादा है, रबड़ के सापेक्ष में इसकी थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे एरो बनाएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर इसको क्रम में लिखेंगे तो पहले मान लो रबर हो गया, इसका कम है, नायलॉन हो गया, इसके बाद मान लो स्टील रख देते हैं, स्टील के बाद इसके बाद ऐसे और ऐसे बढ़ते रहेंगे, ऐसे आगे की तरफ बता देते हैं। यहाँ पे ग्राफीन हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे क्रम है, लेकिन लास्ट का कुछ बता देते हैं। ग्राफीन हो गया, हीरा हो गया, ये एकदम मैक्सिमम हो गया, और कार्बाइन, कार्बाइन कैसे, कार्बाइन, हाँ कार्बाइन यहाँ से हो जाएगा, तो कार्बाइन। तो ये कुछ पदार्थ हैं, और इसके बीच में आज गया जैसे आपका दांत हो गया, दांत पे क्या होता है, एनिमल एक मतलब पदार्थ लगा होता है, वो भी कठोर होता है। तो वही एनिमल जब खत्म हो जाता है, जब उसका मतलब उसके जो लेयर होती है वो दांतों पर से खत्म हो जाता है, तो कहते हैं पानी लगने लगा। मतलब दांतों में मतलब एक ऐसा मतलब सेंसिटिव हो जाता है, मतलब कुछ भी ठंडा गर्म पिए तो पानी लगने लगा, या फिर गर्म पिए तब भी लगने लगा। तो यही हुआ, जो एनिमल होता है शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का एनिमल होता है, दांत का एनिमल, और ये सबसे कठोर भाग शरीर का है। ये क्वेश्चन में आता है, याद रखेंगे इसको। तो रबर हो गया, नायलॉन हो गया, बढ़ते क्रम में बता रहे हैं, मतलब पहले कम है फिर ऐसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, रबर, नायलॉन, स्टील, ग्राफीन, हीरा, और लास्ट में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कार्बाइन, यहां से क्या हो जाएगा, कार्बाइन। कार्बाइन सबसे ज्यादा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, मतलब ये कठोर है। वैसे तो कहीं कहीं हीरा आता है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन कार्बाइन भी जो मिक्सअप है, इसका जो मिश्रण मिला के बनाया गया है ये पदार्थ, तो ये भी मैक्सिमम आता है। तो यहाँ से इसको ये जो ग्राफ है और कुछ नाम दिखा देते हैं। रबड़ हो गया, रबड़ के बाद नायलॉन, लकड़ी, नायलॉन के बाद, और इसके बाद हड्डी, बोन्स, सीसा, एल्युमिनियम, दांत का एनेमल, पीतल, टाइटेनियम, स्टील, टंगस्टन, ग्राफीन, हीरा और कार्बाइन। कुछ क्रम यहाँ पे लिख दिए थे, ऐसे करके समझ जाइयो कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के एक अनुपात है, और यहाँ से सारा कुछ हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे तरल की। तरल एक ऐसा मतलब पदार्थ है जो फ्लो कर सकता है, मतलब ये क्या कर सकता है, बह सकता है, फ्लो कर सकता है। तरल जो होता है बह सकता है, फ्लो कर सकता है। अब यहां से देखेंगे और यहां से पिछली बार हमने बताया था, वहीं पे हमने बता दिया, जो इसमें क्या और एक गुण होता है कि ये ठोसों के सापेक्ष ये तरल और गैसों में फ्लोइंग की कंडीशन होती है, और फ्लोइंग के साथ साथ इसका आकृति जो है ये निश्चित नहीं होता है। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो तरल हमने तो बता दिया, मतलब तरल जो है, फ्लूइड जो है, ये फ्लो करता है और इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। अब बात कर लेते हैं अंतर आणविक बल की, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है, किसी के मतलब कोई परमाणु पदार्थ है तो वो परमाणु होगा, और उसमें जो अणु होते हैं उन्हीं अणुओं के मध्य एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, मतलब उन्हीं दो अणुओं के
बीच एक बल कार्य करता है जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं। इसी बल के कारण प्रत्यास्था या बोल सकते हैं इलास्टिक का यहाँ पे गुण पैदा होता है पदार्थों में, ठोसों में। तो अंतर आणविक बल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अंतर आणविक बल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ससंजन बल और आसंजन बल। ससंजन बल और आसंजन बल नाम से समझेंगे। कैसे समझेंगे नाम से? ये ससंजन और आसंजन। ससंजन मतलब जो समान मतलब समान पदार्थों या समान धातुओं के बीच का जो बल होता है, मतलब जो धातु समान हुए, अब दो पदार्थ समान हुए, इनके मिक्सअप से इनके मतलब अणु जब मिलेंगे तब क्या करेंगे? इनके अणु जब मिलेंगे तो कौन सा बल कार्य करेंगे? ससंजन बल। और ये किस प्रकृति का होगा? आकर्षण, अट्रैक्शन प्रकृति का, अट्रैक्शन नेचर का ससंजन बल। और जो विपरीत धातुएं मिलेगी, मतलब एक पानी हो गया, एक कांच हो गया, या फिर कोई अलग अलग सा, मतलब जो विपरीत धातुएं या पदार्थ मिलेंगे वहां पे उनके अणुओं मिलेंगे तो उनके अणु क्या हो जाएंगे? आसंजन बल। और ये किस पर? दोनों आकर्षण की प्रकृति के अनुसार होंगे। आकर्षण बल दोनों में डेवलप होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा? वहां पे धातुएं अलग रहेंगी, पदार्थ अलग रहेंगे, दो अलग अलग धातुएं होंगी। यहाँ पे दो समान धातुओं में ससंजन बल होता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ससंजन बल का दैनिक जीवन में उपयोग देख लेते हैं, उसी के अनुरूप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लो, यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे मान लो कोई पानी की जो बूंदे ऐसे ऐसे आ रही हैं, और ये सब मिलकर क्या करती हैं? क्योंकि इनके अणु समान है, अब अणु समान हुए, अंतर आणविक बल, आकर्षण बल कार्य किया, और ये बूंदे आपस में एक बड़ी बूंद का निर्माण किया और नीचे एक धारा के रूप में गिर गई। तो जैसे मान लो कई सारी बूंदे हैं और ये सारी बूंदे अंतर आणविक बल के कारण एक बड़ी बूंद का निर्माण किया और ये नीचे की तरफ गिर गई, प्रवाह हो गया, इनका फ्लो कर गई। तो ये क्या हो गया? ससंजन बल के कारण ऐसा पॉसिबल होता है। मतलब दो बूंदे, पानी की बूंदे या फिर कोई भी बूंदे हुआ, लिक्विड हुआ, तो वो समान अणु के कारण, ससंजन बल के कारण आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं और फ्लो करती हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, दो भीगी हुई, मतलब जो दो प्लेटें हों, उनकी प्लेटें भीगी हुई। अगर मान लो दो प्लेटें, दो सरफेस मान लो ऐसे कार्य कर रहे हैं, और इनमें क्या है? बूंदे, पानी की बूंदे हैं। अब इसको जब उठा रहे होते हैं, आपने देखा होगा, जब इसको उठा रहे होते हैं, इन प्लेटों को आपस में जब मतलब यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे फोर्स कार्य करने लगता है आकर्षण बल का, और ये उठाने में थोड़ा दिक्कत करता है, मतलब थोड़ा बल और लगाना पड़ता है, तब ये अपने स्थान से हटता है। दो प्लेटें, उसके बीच में सरफेस में क्या हो गया? जल की बूंदें हैं, और ये अट्रैक्शन फोर्स, ससंजन बल के कारण एक फोर्स डेवलप हो गया। यहाँ पे दोनों प्लेटों को आपस में चिपकाए रखती हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोल्ड वेल्डिंग, मतलब जो एक क्या होता है? शीत वेल्डिंग बोलते हैं। ये वेल्डिंग कई प्रकार की होती है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जिसमें क्या इलेक्ट्रोड को मतलब पिघलाकर ज्वाइंट में फिल किया जाता है। लेकिन शीत वेल्डिंग में ऐसी वेल्डिंग है, दो धातुओं को आपस में कंप्रेस किया जाता है, बहुत सारा दाब दिया जाता है, और दोनों धातुओं के जो अणु है ये आपस में ससंजन बल के कारण, मतलब अणु समान है, आपस में मिलकर और एक बल के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये एक वेल्डिंग में यहाँ पे समझ में आया ससंजन बल। अब आसंजन बल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आसंजन बल के एग्जाम्पल क्या है? आसंजन बल मतलब जो विपरीत धातुएं या दो विपरीत पदार्थों के अणु जब मिलते हैं तब क्या होता है? तो आपने
जैसे यही बात कर लिए, जो हम इस सतह पे ये मार्कर से लिख पा रहे हैं, या फिर यही चाक होता, ये भी बोर्ड होता, तो यहाँ पे जो लिखने की क्रिया हो रही है ये इसी आसंजन बल के कारण हो रही है। यहाँ पे जो इसकी स्याही है इसमें चिपक रही है और लिखना पॉसिबल हो रहा है, तो ये किस कारण? आसंजन बल के कारण हो रहा है। और क्या? अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। दोनों यहाँ पे लिखना पॉसिबल हो रहा है। पौधों में अगर बात करेंगे, पौधों में जो आपका पौधों में मिश्रण या फिर जल जो ऊपर जाता है, ये भी जो क्रिया होती है, ये भी जो मतलब मिश्रण और उसका जो मतलब कंपाउंड होता है, ये मतलब तनों में या फिर उनके सिराओं में जाता है। इसका मिश्रण मतलब खनिज मिश्रण ये किस माध्यम से जाता है? तो आसंजन बल के ही परिणाम है, जो सिराओं तक पानी और ये सारे तत्व नीचे से पहुंचते हैं। तो आसंजन बल का उदाहरण देखा, संसंजन बल का उदाहरण देखा यहाँ पे आपने। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं, वेटनेस ऑफ सरफेस, मतलब भीगा हुआ। वेटनेस मतलब क्या होता है? गीला। ड्राई मतलब क्या होता है? सूखा। और वेटनेस मीन्स गीला। वेटनेस ऑफ सरफेस मतलब सतह का भीगना। सतहें कैसे भीग जाती हैं? किस कारण से भीग जाती हैं? किस कारण से भीग जाती हैं? अब यहाँ पे बात करें वेटनेस ऑफ सरफेस की, तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल पूछता है रेलवे की परीक्षाओं में कि पारा जो है कांच की सतह को क्यों नहीं भिगोता, तो वही कारण होता है जो पारे का आसंजन बल है और कांच का संसंजन बल है, ये इसका संसंजन बल का मान ज़्यादा होता है और पारे का आसंजन बल का मान कम होता है। इसी कारण ये वेटनेस ऑफ सरफेस मतलब गीला नहीं कर पाती। वहीं पानी का मतलब जो ज़्यादा होता है आसंजन बल का मान, इससे पानी से भीग जाती है कांच की सतह। तो ऐसे तेल की बात कर लिए, वहाँ पे पानी पे तैरते रहते हैं तेल के कण, लेकिन तेल के कण अगर पानी पे डालेंगे, पूरा एक बाल्टी पानी लेंगे उस पर कुछ तेल के कण डालेंगे तो वो एक बिंदु के रूप में इकट्ठे रहते हैं। लेकिन अगर पूरे तेल में पानी डालेंगे तो इकट्ठे नहीं रहते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल हो गए ये संसंजन बल और आसंजन बल के ही एग्जाम्पल है। परीक्षाओं में आएंगे तो करिएगा। और अगर आई बटन पे आपको वीडियो की लिंक शो हो रही होगी, उसको जाके देख लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो फीडबैक आएगा, क्लासों को अच्छा बनाया जाएगा, क्लासें और बेहतर चलाई जाएंगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।